हेलो बच्चों, मैं अनिल आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अनिल पे। आप सबको मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, एडवांस मैथ्स। जैसा कि आप सबका एग्जाम है, आपको पता है 9 to 26 सितंबर CGL, तो उसके लिए अभी हम कुछ रिवीजन क्लासेस लेके आए हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम आपको एडवांस मैथ्स तो एटलीस्ट मैं खत्म करा दूं। मोस्ट प्रोबेबली देखेंगे, अगर मैं अर्थमेटिक मैथ्स भी करा पाया तो करा देंगे, लेकिन एडवांस मैथ्स तो मैं ट्राई करूंगा कि आप सबको कंप्लीट करा दें। अभी जो हम करा रहे हैं वो अभी हम कराएंगे ज्योमेट्री में सिर्फ ये जो वीडियो होगी ये सिर्फ प्रॉपर्टीज पे होगी। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ज्योमेट्री के अंदर वो सारी आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज है बिफोर एग्जाम। आपको एग्जाम में जाने से पहले ये वीडियो 110% पूरी कंप्लीट पढ़ के जानी है। 2x में देखो, 1x में देखो या 1.5x में, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसे देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सभी प्रॉपर्टीज पे, जितनी भी मैं प्रॉपर्टीज आज कराऊंगा आपको, इन सभी प्रॉपर्टीज पे नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो होगी आपकी सिर्फ प्रॉपर्टी बेस, जिसपे सिर्फ प्रॉपर्टीज होंगी, और सेकंड वीडियो होगी जिसमें सिर्फ आपके इन प्रॉपर्टीज के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो ये दोनों वीडियो आपको देख के जानी बहुत जरूरी है अगर आपको अपनी ज्योमेट्री पे कमांड करनी है तो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री के अंदर आता है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स में क्या होता है, अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक तीसरी लाइन इन दोनों के ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहां पे 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं जिनको हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सभी एंगल्स का नाम होता है, तो इन सभी एंगल्स को आपको याद रखना है अच्छे से। इसमें सबसे फर्स्ट टाइप के एंगल होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो दोनों पैरेलल लाइन के या तो ऊपर वाले एंगल होंगे या दोनों नीचे वाले एंगल होंगे, और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड वाले एंगल होंगे। जैसे कि एंगल 1 एंगल 5, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। सेकेंड टाइप के एंगल होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इनको हम जेड एंगल भी बोलते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर सिंपली एंगल वो एंगल होते हैं जो एक एंगल को स्किप करने के बाद दूसरे एंगल होते हैं, और इंटीरियर एंगल होते हैं मतलब दोनों पैरेलल लाइन के अंदर वाले एंगल होते हैं। जैसे कि एंगल 3 को अगर आप कंसिडर करोगे तो एंगल 4 को स्किप करके एंगल 5, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। जैसे कि देखो एंगल 3 एंड एंगल 5 कौन से एंगल बना रहे हैं, जेड एंगल, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। थर्ड टाइप के एंगल होते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये सेम एंगल होते हैं लेकिन ये दोनों पैरेलल लाइन के बाहर वाले एंगल होते हैं। जैसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। फोर्थ टाइप के एंगल होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वो एंगल होते हैं जब कभी भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। यहां पे जैसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। फिफ्थ टाइप के एंगल होते हैं एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जो पैरेलल लाइन के दोनों सेम साइड होते हैं और दोनों अंदर वाले एंगल होते हैं। जैसे एंगल 4 एंगल 5 ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 3 एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो नेक्स्ट टाइप के एंगल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं कोई भी दो एंगल जिनके एंगल्स का सम क्या हो 90 डिग्री, जैसे थीटा 1 थीटा 2। तो अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो वो होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि अगर कोई एंगल थीटा 42 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 48 डिग्री। ऐसा एंगल जो दोनों सम होने पे क्या बन जाए 90 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स ये वो एंगल होते हैं जिनका एंगल सम 180 डिग्री हो। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री। इसको टू एंगल्स में डिवाइड कर दो, थीटा 1 थीटा 2। तो अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री है तो ये कौन से कहलाएंगे आपके कोरोस्पॉन्डिंग सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, सेकेंड टाइप की जो प्रॉपर्टी है आपकी, वो है बेस रेशियो इन ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, अगर एक ट्रायंगल यहां से आने वाली लाइन सामने वाले साइड को किसी भी XY रेशियो में डिवाइड करती है, जैसे इसने इसे डिवाइड किया X रेशियो Y में, तो अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं ABCD, तो अगर हम बात करें ABD ट्रायंगल एंड ADC ट्रायंगल, तो जिस रेशियो में इन दोनों के ये वाली साइड इन दोनों बेस को जिस रेशियो में डिवाइड करेगी उसी रेशियो में इन दोनों का ट्रायंगल्स का एरिया भी डिवाइड होगा। जैसे कि अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो वो होगा हाफ बेस x इंटू हाइट, तो ये इसकी हाइट होगी, डिवाइड बाई हाफ बेस, और ये हाइट क्या करेगी दोनों के लिए कॉमन का काम करेगी तो हाइट, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो जिस रेशियो में दोनों के बेस डिवाइड होंगे उसी एग्जैक्टली सेम रेशियो में दोनों के ट्रायंगल्स के एरिया भी डिवाइड होंगे। एग्जांपल, अगर ये एक ट्रायंगल है, यहां से आने वाली लाइन इसको डिवाइड करती है 2:3:4, तो इन ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो भी होगा 2:3:4 होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट अब आपको कराते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर ये एक ट्रायंगल है, अगर ये एंगल को नंबरिंग देते हैं हम 1 2 3, तो ये एंगल जो होता है एक्सटीरियर एंगल, ये ऑलवेज इक्वल टू इस इंटीरियर को छोड़ के बाकी दोनों का सम होगा, जैसे एंगल 1+2। ठीक है। इसके बाद है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके दोनों अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। तो प्रॉपर्टी क्या बनी, इफ AB is equal to AC then एंगल B is equal to एंगल C। ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मास पॉइंट ज्योमेट्री। देखो इसको थोड़ा समझाने के लिए आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इसे। मास पॉइंट ज्योमेट्री में देखो सीसॉ सबने देखा है, जैसे सीसो में क्या होता है, सीसो में ये होता है जो इन दोनों की लेंथ होती है ये हमेशा इक्वल होती है। तो सीसो में ये बैलेंस कब होगा, ये बैलेंस सिर्फ तब होगा जब आप यहां पे और यहां पे एग्जैक्टली सेम वेट रखते हो। जैसे कि अगर ये दोनों डिवाइडेड हैं 1:1 में, तो इसका वेट यहाँ ट्रांसफर होता है और इसका वेट यहाँ ट्रांसफर होता है, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं होगा। तो इनका जो मास पॉइंट होता है वो
एग्जैक्टली यहाँ आ जाएगा अगर मैं इन दोनों वेट्स को या इन दोनों की जो लेंथ है इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ। तो अगर ये x रेशियो y है इन लेंथ, तो ये x यहाँ जाएगा और ये y यहाँ जाएगा। एग्जाम्पल, अगर इसकी लेंथ है 2 और इसकी लेंथ है 3, तो यहाँ पे जो वेट है और यहाँ पे जो वेट है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको इस 3 वेट को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा और इस 2 वेट को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली नहीं है कि ये 3 2 ही हो, ये रेशियो हो सकता है, जैसे कि 2x एंड 3x, तो ये भी 3x एंड 2x के रेशियो में होगा। जैसे हम इसको अगर 30 kg रखते हैं तो इसको कितना रखना पड़ेगा, इसको सिमिलरली 20 kg रखना पड़ेगा। और यही मास पॉइंट ज्योमेट्री होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, तो आपको ये पढ़ के जानी है, ठीक है। इसके जो फर्दर क्वेश्चंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें सिर्फ इन सभी प्रॉपर्टीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, वो आप सबको करके जाने हैं। ओके, चलो अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है या नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है या जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है, विच इज ट्रायंगल फॉर्मेशन। रिसेंट में एसएससी ने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं कि ट्रायंगल कैसे फॉर्म होता है, कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, कितने टाइप के ट्रायंगल बन सकते हैं, इक्विलेट ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं एंगल के बेसिस पे। जैसे कि चलो मैं बता ही देता हूं, जैसे अगर ये एक ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल है, तो किसी भी ट्रायंगल के बनने की क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो बनने की प्रॉपर्टी होती है अगर ये साइड A है, ये B है और ये C है, तो किन्हीं भी दो साइड का सम शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन दी सम ऑफ थर्ड साइड। किन्हीं भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए। सेकेंडली, किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस मस्ट बी लेस देन थर्ड साइड। अब देखो ये प्रॉपर्टी जनरेट कहां से हुई, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं आपको। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कंस्ट्रक्शन के अंदर, अगर मैं आपको बोलता हूं कि इनर ट्रायंगल ABC, इनर ट्रायंगल ABC, अगर AB लेंथ दे दी जाए 6, BC लेंथ दे दी जाए 4 एंड CA लेंथ दे दी जाए 10, तो क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों साइड्स का सम किसके इक्वल है, तीसरी साइड के इक्वल है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमेशा इन दोनों का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। देखो ऐसा क्यों होता है, अगर हम इन्हीं वैल्यू को कंसिडर करते हैं तो CA लेंथ कितनी है 10, तो आपने सीखा होगा कि यहां से हम क्या करते थे, एक 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाते थे, तो 6 सेंटीमीटर की आर्क कहां से पास होगी, यहां से पास होगी, तो ये कितना बचा, 4 बचा। सिमिलरली अब यहां से हम 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाते थे, तो 4 सेंटीमीटर की आर्क यहां से पास होगी, तो दोनों एक्चुअल में क्या होता है, सेम पॉइंट से पास हो जाते हैं अगर वो इन दोनों का सम तीसरी साइड के सम के इक्वल है। तो हमेशा क्या होना चाहिए, दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर ग्रेटर होगा तो क्या होगा, एज्यूम करते हैं जैसे कि ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर की आर्क कहां से लगेगी, यहां से पास होगी। सिमिलरली 8 सेंटीमीटर की आर्क यहां से कहां से पास होगी, कुछ यहां से पास होगी। तो जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो जो पॉइंट इंटरसेक्ट होगा तो ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है इजीली, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है और ये बहुत बहुत यूजफुल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसेंट में बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस आपको जैसे मैंने बताया, नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा दूंगा इन सभी प्रॉपर्टीज पे बेस। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। अगर एक ट्रायंगल है जिसकी ये लेंथ है 12 सेंटीमीटर और ये लेंथ है, एज्यूम कर लेते हैं 23 सेंटीमीटर, और ये एक एक्स साइड है जिसको इंटीजर बोला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जाएगा एक्स क्या है, इंटीजर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक्स की कितनी पॉसिबल वैल्यू रखी जा सकती है कि ये ट्रायंगल फॉर्म हो जाए। तो सिंपल सा है, मैंने क्या बताया था, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 11, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो इससे लेस होना चाहिए, और इन दोनों का जो सम होगा वो इससे
हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो ये x होगी ये हमेशा इन दोनों के सम से लेस होनी चाहिए और इन दोनों के डिफरेंस से ग्रेटर होनी चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस है 11, तो x उससे बड़ा होगा, और इन दोनों का सम है 35। तो x की जो रेंज बनेगी वो रेंज बनेगी x की जो रेंज बनेगी वो बनेगी 11 to 35। बट हम 11 को कंसिडर नहीं कर सकते हैं, 11 से बस वो ग्रेटर होनी चाहिए। 11 से ग्रेटर जैसे 12, 13, 14 अप टू 35, अप टू 34। तो 12 से लेके 34 तक कितनी वैल्यू है, आप इसे काउंटिंग में ही काउंट कर सकते हो। जैसे 1 से लेके 34 कितनी वैल्यू 34, उसमें से कितनी वैल्यू नहीं हम इंक्लूड कर सकते 11 वैल्यूज। तो 34 में से हम 11 वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो कितनी हुई टोटल वैल्यू 23। तो ये एक इसका छोटा सा एग्जांपल था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो चलो अब इसके अंदर जो नेक्स्ट आता है वो है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है, जैसे अगर ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, अब ये इसका एंगल बाइसेक्टर और ये इसका एंगल बाइसेक्टर, तो दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस एंगल को नाम दे देते हैं हम I। तो A B C, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे क्या किया जाएगा, इफ एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री दे दिया जाएगा या कोई भी एंगल दे देगा, और आपसे एंगल पूछा जाएगा एंगल BIC। तो एंगल BIC जो होता है ये इसका एंगल बाइसेक्टर होता है। तो जो एंगल BIC होगा वो हमेशा ये वाला एंगल जो होगा ये इस वाले एंगल के 90 प्लस हाफ ऑफ वो एंगल होगा। तो ये प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछी जाएगी। तो 90 प्लस हाफ ऑफ द एंगल ए। सिमिलरली अब इसी में हम अगर थोड़ा एडिट कर देते हैं यहीं पे, जैसे कि तो यहां पे लिख देते हैं हम अब नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब एक्सटीरियर में क्या होगा, सेम फिगर में समझा देंगे। देखो तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो अब जो एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर होगा और इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर होगा, तो ये दोनों सपोज पॉइंट E पे मिलते हैं, तो ये जो पॉइंट E होगा तो एंगल BEC, एंगल BEC ऑलवेज इक्वल टू, यहां क्या था 90 प्लस हाफ ऑफ ए, तो यहां क्या होगा एग्जैक्टली सेम 90 माइनस हाफ ऑफ ए। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी अच्छे से। अब एग्जाम में क्या होगा, आपको क्या करेगा, एंगल ए गिवन नहीं देगा। जैसे इसी में क्या पूछ लिया जाएगा कि ये इसके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ई पे इंटरसेक्ट करते हैं और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर आई पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो आपसे एंगल पूछा जाएगा एंगल BIC प्लस एंगल BEC, ठीक है, एंगल BIC और एंगल BEC। तो आपको ए एंगल गिवन नहीं होगा यहाँ पे, तो आप क्या करना डायरेक्ट, एंगल BIC क्या था 90 प्लस हाफ ऑफ ए, और ये क्या था 90 माइनस हाफ ऑफ ए, तो हाफ ऑफ ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 90 90, तो इन दोनों का सम ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट आते हैं सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। तो देखो इस पे क्वेश्चन आपसे 110% एग्जाम में पूछा जाएगा। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन 110% आएगा। अब देखो कितने टाइप के सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं। सबसे पहले होते हैं सेंट्रोइड,
सेकंड होते हैं ऑर्थोसेंटर, थर्ड होता है इनसेंटर, फोर्थ होगा सर्कम सेंटर, फिफ्थ होगा एक्स सेंटर। अब देखो ये होते हैं सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये जो भी ट्रायंगल्स होते हैं उनके ये सेंटर होते हैं। अब सेंटर किस किस बेसिस पे होते हैं, जैसे फर्स्ट सेंट्रोइड है। अब सेंट्रोइड किस बेसिस का सेंटर होता है, सेंट्रोइड होता है ऑलवेज ये मीडियन से बनता है, जितनी भी माध्यिकाएं होती हैं ये हमेशा उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ऑर्थो सेंटर ऑल्टीट्यूड्स, और आप कभी कभी इसे परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। मैं आपको ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर में डिफरेंस बताऊंगा। नेक्स्ट है इन सेंटर, ये किसका होता है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स। नेक्स्ट है सर्कम सेंटर, ये होता है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। और एक्स सेंटर होता है टू एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड वन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर। ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर में क्या डिफरेंस होता है, देखो ऑल्टीट्यूड जो होता है ये होता है एक स्पेसिफिक हाइट होती है, जैसे कि डेफिनेट बोल सकते हो आप, ऑल्टीट्यूड हमेशा एक डेफिनेट हाइट को बोला जाता है। और परपेंडिकुलर क्या होता है, इनडेफिनेट, ये कहीं तक भी हो सकती है। जैसे अगर ये एक ट्रायंगल है सपोज, अगर ये एक ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो इस परपेंडिकुलर को क्या बोला जाएगा, ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। तो इस ऑल्टीट्यूड की जो हाइट होती है, जो लेंथ होती है, हमेशा स्पेसिफिक होती है, गिवन होती है कि कितनी होगी। और अगर इस वाली लाइन पे या इस बेस पे जितने भी हम परपेंडिकुलर डालें या ऐसी लाइन जो 90 डिग्री बनाए, तो ये सब क्या कहलाएंगे, परपेंडिकुलर। बट इनकी हाइट जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, तो ये सब क्या होंगे, परपेंडिकुलर्स होंगे। तो क्लियर है यहां तक। तो चलो अब आपको सबसे पहले जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे सेंट्रोइड। चलो सबसे पहले जो पढ़ा रहे हैं हम आपको वो है सेंट्रोइड। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, केंद्रक। अब ये सेंट्रोइड होता क्या है, देखो किसी भी ट्रायंगल के अंदर जितनी भी मीडियंस होती हैं, चलो आपको सेंट्रोइड पढ़ाने से पहले एक बार मैं सभी लाइंस के बारे में थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। देखो बेसिकली नॉर्मली 3-4 टाइप की लाइंस होती हैं। फर्स्ट मीडियन, सेकंड एंगल बाइसेक्टर, थर्ड ऑल्टीट्यूड एंड फोर्थ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखो इन्हें ध्यान से सुनना। मीडियन क्या होती है, अगर ये एक ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल में अपोजिट वर्टेक्स से या इस वर्टेक्स से अपोजिट लाइन को, ठीक है, इस वर्टेक्स से अपोजिट लाइन को जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो ये क्या हो गई, मीडियन। तो अगर मीडियन इस वाली साइड को 1:1 में डिवाइड करती, तो आपको थोड़ी देर पहले बताया था मैंने वो बेस वाली प्रॉपर्टी कि जो जिस रेशियो में ये वाली लाइन इस बेस को डिवाइड करेगी एग्जैक्टली सेम रेशियो में एरिया को भी डिवाइड करेगी। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर मीडियन इसको 1:2 जो कि यूजुअली काटती है तो 1:1 में काटेगी, तो इनका रेशियो भी एरिया का क्या होगा, हमेशा 1:1 होगा। सेकेंडली एंगल बाइसेक्टर। अब अगर ये एक ट्रायंगल है तो इस एंगल को
जो लाइन बाइसेक्ट करती आएगी उस वाली लाइन को हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। ऑल्टीट्यूड आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो इस वर्टेक्स से आने वाले परपेंडिकुलर को ही क्या बोला जाता है, ऑल्टीट्यूड बोला जाता है। अब नेक्स्ट है एंगल बाइसेक्टर। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो यहां एक्सप्लेन करते हैं आपको। अगर ये एक ट्रायंगल है, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके नाम में ही छिपा हुआ है कि ये कौन सी लाइन है। तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होगा और बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। बट दो बराबर हिस्सों में किसको बांटेगा, देखो मोस्टली बच्चे आप कंफ्यूज इसमें होते हो कि ये एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, जबकि नहीं, ये किसको बांटेगा, हमेशा साइड को बांटेगा। तो इस साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इस वाली लाइन को आप बोलोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, थोड़ा राइटिंग में ध्यान दे लेना, जो मैं बोल रहा हूं बस उस पर ध्यान देना आप लोग मेनली। चलो अब हम क्या करते हैं, इन सभी लाइनों को एक ट्रायंगल के अंदर समझा देते हैं, बहुत इजीली समझ आ जाएगा, कुछ खास नहीं है। जैसे ये ट्रायंगल है, एक बड़ा सा ट्रायंगल है, रुको मुझे ही बनाना पड़ेगा ये। अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो नहीं, ये थोड़ा आइसोसेलेस से ड्रॉ हो रहा है, तो कोई नहीं, इसे हम खुद से ड्रॉ कर लेंगे। तो अगर ये एक ट्रायंगल है, वेट, अगर ये एक ट्रायंगल है तो इसमें देखो चारों लाइन कहां होंगी, मीडियन वो लाइन होती है जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को जाके टच करती है। जैसे ये क्या कहलाएगी, इस ट्रायंगल की मीडियन, तो इसको हम मीडियन बोलेंगे, मीडियन। सेकंड होता है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड वो होता है जो सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर होगा, इसे ऑल्टीट्यूड बोला जाता है। नेक्स्ट होता है इस एंगल का बाइसेक्टर, जो कि एंगल बाइसेक्टर होता है। तो हम ऐसे मान लेते हैं, ये एंगल और कंप्लीटली ये एंगल, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये आपका कहलाएगा एंगल बाइसेक्टर। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होगा जो परपेंडिकुलर होगा और इस वाले साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा भी, जैसे इसके मिड पॉइंट से ये परपेंडिकुलर लाइन, तो ये कहलाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में बताते हैं आपको थोड़ा सा। अगर ये एक ट्रायंगल है, सपोज अगर ये दो लाइन इक्वल हैं, तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो एग्जैक्टली कहां से पास होगा, इसके वर्टेक्स से पास होके जाएगा। वर्टेक्स से क्यों पास होगा, क्योंकि यहां पे कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी लगती है RHS, राइट हाइपोटेनस साइड। तो राइट एंगल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल के अंदर, हाइपोटेनस इक्वल होनी चाहिए जो कि इक्वल बोली गई है, और एक साइड क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, कॉमन का काम करती है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, और ये सिर्फ तब इस वर्टेक्स से पास होता है जब ये दोनों इक्वल साइड के बीच से पास होते हैं। अब ये इक्वल साइड कौन कौन, सॉरी, और किस किस ट्रायंगल में होती है, एक तो आइसोसेलेस में और एक इक्विलेटरल में। तो अगर ये एक ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिल्कुल मिड से चला जाएगा। लेकिन अगर ये इक्विलेटरल है, मतलब ये तीनों इक्वल हैं, तो इसमें जितने भी एंगल बाइसेक्टर होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सॉरी, तो वो हमेशा कहां से पास होंगे, वर्टेक्स से ही पास हो जाएंगे। लेकिन अगर ये एक ऐसा ट्रायंगल है, स्केलिन ट्रायंगल, जिसमें कोई साइड इक्वल नहीं है, मतलब ये साइड इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, तो जो इसका एंगल बाइसेक्टर सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो हमेशा कहां से पास होगा, इस वर्टेक्स से पास नहीं होगा, इसके अलावा वो कहीं से भी पास हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वापस से आते हैं सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में जो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था, बोला था, वो कौन सा था, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, केंद्रक। अब देखो सेंट्रोइड होता क्या है, सेंट्रोइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ
ऑल मीडियंस ऑफ अ ट्रेंगल। अगर ये एक ट्रेंगल है, चलो ऐसे ड्रॉ करते हैं हम, अगर ये एक ट्रेंगल है तो मीडियन क्या होती है? मीडियन वो लाइन होती है जो सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो यहां से आने वाली मीडियन इसको डिवाइड करेगी 1:1 में, ये भी 1:1 में और ये भी 1:1 में। तो ये रेशियो 1:1 1:1 1:1 होगा। तो अगर ये ट्रेंगल है ABC DEF, तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, सभी मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम क्या दिया गया है? केंद्रक, जिसको डिनोट हम किससे कर लेते हैं? जी से डिनोट कर लेते हैं। अब देखो इसके बाद होता क्या है, आपको कुछ चीजें याद रखनी है सेंट्रोइड के अंदर। अगर ये एक सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड पूरी मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? 2:1, जैसे कि AG रेशियो GD, सिमिलरली BG रेशियो GE, CG रेशियो GF। तो इन सब का जो रेशियो होता है, आप सबने खूब पढ़ा होगा, 2:1 2:1 2:1। अब ये 2:1 का रेशियो जनरेट कैसे होता है? देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर ये 1:1 है, सिमिलरली ये 1:1 है, 1:1 है, तो अगर हम देखें मास पॉइंट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, तो अगर ये 1:1 है तो यहां पे मास कितना होगा? 2 यूनिट होगा। और ये 1 कहां जाएगा? एग्जैक्टली यहां पे। और सिमिलरली ये 1 कहां आएगा? यहां पे आएगा। तो सेम अगर ये 1:1 है तो ये D पे कितना मास पॉइंट होगा या मास होगा? 2 होगा। तो अगर आप नोटिस करो, A पे कितना? 1 और D पे कितना? 2। तो अगर हम इस वाली लाइन को नोटिस करते हैं, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जिस रेशियो में ये साइड जिस रेशियो में ये साइड होगी या जिस रेशियो में ये दोनों डंडी होती है, तो एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट रेशियोज में इनके वेट होते हैं। तो अगर इनके एंड पे वेट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये 2 वेट ट्रांसफर होगा इधर, और ये 1 वेट जो है ये वाला वेट यहाँ ट्रांसफर होगा 1, और ये 2 वेट ट्रांसफर होगा यहाँ पे। जैसे इस लाइन को बाहर ड्रॉ कर देते हैं, देखो ये A है, ये D है और ये G पॉइंट है। तो A पे वेट है 1, सिमिलरली D पे वेट है 2। तो मैंने क्या बताया था कि अगर ये G इनका मास पॉइंट है तो ये 2 ट्रांसफर होगा इधर और 1 ट्रांसफर होगा इधर। तो हमेशा इनका रेशियो जो होता है AG रेशियो GD, BG रेशियो GE, CG रेशियो GF, तो ये हमेशा ऑलवेज इक्वल टू 2:1 2:1 2:1। बट इसको थोड़ा ऐसे याद रखना आप लोग, ये 2:1 नहीं, इसे आप याद रखोगे 2x 1x 2y 1y और 2z 1z। ठीक है, इसे आप अच्छे से याद रखना, भूल नहीं सकते हो। ये बहुत सिंपल सा है, वैसे भी आपको याद रहता है यूजुअली। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेम सेंट्रोइड के अंदर। अगर ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर अगर ये तीनों मीडियन है जो कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं? जी पे। तो ए बी सेम सी डी ई एफ एंड ये पॉइंट हो जाएगा जी। तो देखो अगर हम इस लाइन को इससे ज्वाइन करते हैं तो जो F और E है इसको ज्वाइन करने पर ये इस AD लाइन को इंटरसेक्ट करता है, सपोज कर लेते हैं P लाइन पे। सिमिलरली इसको ज्वाइन करने पर ये इसे ज्वाइन करता है Q लाइन पे और ये इसे इंटरसेक्ट करता है R लाइन पे। तो आपसे जो बहुत पूछा जाता है वो रेशियो होता है AP रेशियो PG रेशियो GD। ठीक है, तो ये रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है तो सिंपल सा, आपको याद कैसे रखना है, ये रेशियो ऑलवेज इक्वल टू 3:1:2। ठीक है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे होता है, अभी बस आपके एग्जाम है तो इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस आपको सीधी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, रेशियो बता रहे हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, सिमिलरली बी से देखते हैं तो BQ QG एंड GE, BQ QG एंड GE सेम रेशियो होगा एग्जैक्टली 3:1:2। सिमिलरली CR RG एंड GF, CR RG एंड GF इसका रेशियो भी क्या होगा 3:1:2।
3:1:2। तो फिर से आपको ये याद रखना है जो मैंने बताया था, आपको ये याद रखना है कि ये मीडियंस इक्वल नहीं होती हैं, बस ये मीडियंस एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं। तो आप याद कैसे रखोगे इसे, 3x 1x 2x, और इसे 3y 1y 2y, सिमिलरली 3z 1z एंड 2z। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए सारी। चलो नेक्स्ट हम याद करते हैं, देखो नेक्स्ट है अगर ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर ये 3 मीडियंस हैं, A B C D E F एंड G। तो आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे फर्स्ट, सम ऑफ साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ मीडियंस। तो जितनी भी साइड्स का सम होता है, ये जितनी भी साइड होते हैं ट्रायंगल के अंदर, तो सभी साइड्स का सम ऑलवेज ग्रेटर देन दी सम ऑफ ऑल मीडियंस। ये बस आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके लिए, वो कैसे याद रखोगे, देखो सभी साइड्स के स्क्वायर्स का सम, जैसे ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सभी मीडियंस के स्क्वायर का सम, जैसे कि ए डी बी ई एंड सी एफ। ए डी ए डी स्क्वायर बीई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में इक्वल नहीं होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि सम ऑफ साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन दी सम ऑफ मीडियंस। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड जो होगा वो भी ग्रेटर होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियन से। तो देखो ये वैल्यू बड़ी होगी तो बड़ी वैल्यू को छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे हम बड़ी वैल्यू से, ठीक है। तो ये याद रखना है, काफी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब इसमें देखो इसको कैसे मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए डी स्क्वायर बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो देखो कुछ नहीं, इस 3 को नीचे ट्रांसफर कर दो, तो ये रेशियो क्या बना 4:3। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। चलो थर्ड जो है वो होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, मतलब सभी साइड्स के स्क्वायर्स का सम, और इस वर्टेक्स से इस सेंट्रोइड तक आने वाली लेंथ कितनी हुई, ए जी बी जी एंड सी जी। ए जी बी जी एंड सी जी का स्क्वायर। तो ये होता है 3 टाइम्स और ये होता है 1 टाइम। तो याद रखना 3 टाइम्स ऑफ दिस ऑलवेज इक्वल टू, नहीं